हेलो बच्चों, मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के हर एक टॉपिक को बड़े ही डिटेल के अंदर हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जब तक हमने इसके सॉल्व नहीं किए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। देखो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं ना बच्चों एग्जाम के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं एक जो रोल है वो एनसीईआरटी का भी रहने वाला है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी रहने वाला है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छे से कवर करें, बड़ी ही डिटेल के अंदर कवर करें। जो भी नॉलेज हमने इस चैप्टर के अंदर ली है, मतलब जो भी हमने सेक्युलरिज्म को समझा है, उस सेक्युलरिज्म इन प्रैक्टिस मतलब उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें इन क्वेश्चंस को देखना होगा, ताकि इन क्वेश्चन से बेसिक वो हमें है ना एक बेस मिल जाए, ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो सेक्युलरिज्म है ना वो आपकी और भी ज्यादा बेटर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं बच्चों, हर एक चैप्टर के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्कोरशाला पे वो है अंडरस्टैंडिंग। हमारा काम है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पहले यह कहा गया है कि आपको है ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या करना है? लिस्ट करना है। अब बात आती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती है और क्या सभी रिलीजन के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है। तो देखो बच्चों, क्या होता है ना, रिलीजन जो है, ठीक है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर ये रिलीजन क्या है। रिलीजन और कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, अब यह जो ग्रुप है ना वो एक है ना प्रैक्टिस को, एक रिचुअल को है ना फॉलो करता है, एक लैंग्वेज को, एक कल्चर को ये फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? ताकि ये अपनी जो आइडेंटिटी है ना वह बता सके कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो अदर ग्रुप्स, अदर रिलीजन्स के कंपेयर में अलग है। तो ऐसे में यह हमारे लिए समझना इजी है कि जो रिलीजन अपने लिए है ना लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें अलग अलग फॉलो कर रहा है, रिचुअल्स अलग फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिसेस अलग अलग फॉलो कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को बचाने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि सारे रिलीजन आपस में ऐसा ही करते हैं ताकि वो अपने आप को है ना कुछ अलग बता सके। सारे रिलीजन की अपनी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो उस रिलीजन स्पेसिफिक, उस रिलीजन के अंदर ही फॉलो की जाती है। दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। यह जो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने वाले हैं वो आप अपने नेबरहुड के अंदर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स नेशन है, और डाइवर्स नेशन के अंदर जो हमारा नेबरहुड है वहां पे हमें सिख्स भी देखने को मिल सकते हैं, हिंदूज भी देखने को मिल सकते हैं, क्रिश्चियंस भी देखने को मिल सकते हैं, इस्लामिक जो मॉडर्न्स हैं वो भी हम देखने को मिल सकते हैं। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। अब यह क्या हो सकती है प्रैक्टिसेस? ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर्स हो सकती है। देखो, भगवान को है ना याद करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है? प्रेयर्स का यूज करना होता है। अब हर एक रिलीजन की प्रैक्टिस अलग है, तो उनकी जो प्रेयर्स होती है वो भी बहुत अलग होती है। जैसा कि हमने यह देखा था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम किसी भी रिलीजन से रिलेटेड प्रेयर्स को या उनकी वर्शिप को क्या नहीं कर सकते? फॉलो नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते हैं। वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, सैक्रेड साइट्स। अब सैक्रेड साइट्स आप देखते हैं ना, कुछ ऐसे भी रिलीजन होते हैं, या फिर हम कहें सभी रिलीजन्स के अंदर कुछ ऐसी है ना साइट्स को एक ना मार्क कर दिया जाता है कि यह जो साइट है वो हमारे लिए एक है ना बहुत ज्यादा बिलीफ और एक हमारे ट्रस्ट का एक है ना बेसिकली जो हमारा और जो रिलीजन है ना उसके लिए ये जो साइट है ये बड़ी ही सैक्रेड है। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग। कई सारे रिलीजियस म्यूजिक और सिंगिंग जो है वो हमें डिफरेंट रिलीजन्स में देखने को मिलते हैं, जो एक कल्चर का पार्ट है। हमने स्टार्टिंग में अभी क्लियर किया ना कि रिलीजन जो है वो अपने आप को अलग बताने के लिए कई सारे रिचुअल्स, लैंग्वेज, कल्चर्स को फॉलो करता है। वही कल्चर हमारे जो सिंगिंग और जो ये म्यूजिक होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। हर एक रिलीजन के अंदर जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है किसे बताने के लिए? अपने कल्चर को बताने के लिए, वह अलग होती है। ठीक है, और अगर आपको और भी ज्यादा इसको ब्रीफ में समझना हो तो आप यह कह सकते हैं कि इंडियन आर्ट जो आप अपन है ना हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर तो नहीं है, पर जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है ना वो एक बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर हमें पूरे इंडिया के अंदर जो भी आर्ट और कल्चर फॉलो होते हैं उनके बारे में हमें एक बेसिक नॉलेज देता है, पर हमारे 8 क्लास के सिलेबस में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। Does this indicate freedom of religious
प्रैक्टिस। अब बात की जाती है कि आप अपने नेबरहुड के अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हुआ लोगों को देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास फ्रीडम है। वो फ्रीडम है इसीलिए वो क्या कर पा रहे हैं, उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर पा रहे हैं। अगर ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की फ्रीडम उनके पास नहीं होती तो हम हमारे नेबरहुड के अंदर कभी भी कोई भी रिचुअल या फिर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो होता हुआ नहीं देख पाते। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखो बच्चों, आंसर कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जैसा कि हम देखते हैं जागरण, जैसे कि हम देखते हैं कीर्तन, नमाज, मास, हवन, तो यह सारी क्या है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स के अंदर फॉलो की जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे, यस दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। और हम ये देख पा रहे हैं कि हाँ, कि कोई तो जागरण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मास निकाल रहा है, कोई हवन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास फ्रीडम है, तभी तो ये प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर पा रहे हैं। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग तो ले ली है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वेल, द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इनफेंटिसाइड, गिव रीजंस। अब बात की जाती है कि हमने एक है ना टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने यह डिस्कस किया था कि कुछ जो गवर्नमेंट है ना कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती है ताकि एक स्टेट और रिलीजन के बीच को है ना दूरियां बनाई जा सके, उनको सेपरेट किया जा सके। पर उसके बावजूद हमने जो इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी उसके अंदर देखी थी, उस इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी में हमने यह देखा था कि गवर्नमेंट जो है ना वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजियस ग्रुप की कोई भी प्रैक्टिस को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यह एक सोशल ईवल है, यह सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। उस केस के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो आगे आ सकती है, इंटरवेंशन कर सकती है, किसके अंदर, उस रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर। अब है ना उसको समझने से पहले, जब हम इसके आंसर को समझे या फिर हमें इसमें आगे बढ़े, तो उससे पहले हम पुराना वाला एक एग्जांपल कोट कर देते हैं ताकि आपको एक ना लिंक मिल जाए। ओके, तो हम बात कर रहे थे उसके अंदर अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी एक सोशल ईवल है जो हिंदू सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। हाईलाइट करना, हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या देखा जा रहा था, अनटचेबिलिटी देखा जा रहा था। अब एक ग्रुप को, मतलब हम देख रहे हैं हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। अब यह जो अपर कास्ट है वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही थी, एज वेल एज लोअर कास्ट को वो क्या समझ रही थी, इंफीरियर समझ रही थी। उसका यह मानना था कि यह जो लोअर कास्ट है ना उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो हमारे लिए कैसे है, अनटचेबल है। क्यों अनटचेबल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो कहती है कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और लोअर कास्ट से बिलोंग करने के कारण वो अनटचेबल्स हो गए हैं। अब बात आती है कि उस अनटचेबिलिटी के कारण उन लोगों को क्या फेस करना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, एज वेल एज उनको है ना एक्सक्लूड कर दिया जाता था सोशल प्रैक्टिसेस से। अब बात की जाती है कि यह क्या है, एक इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस का मामला था जिसमें हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी होता हुआ देख रहे थे। पर अब आता है गवर्नमेंट का रोल, अब आता है स्टेट का रोल। स्टेट कहता है कि नहीं, यह जो प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है, जो हमारे लोअर कास्ट के मेंबर्स है, लोअर ग्रुप, ये लोअर कास्ट ग्रुप के जो मेंबर्स है ना, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उनके नेचुरल राइट्स है ना, उनको ये क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। और इंडियन सोसाइटी एक डेमोक्रेसी है, एक सेक्युलर सोसाइटी है, इसी के कारण कोई भी ऐसा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर अपनी डोमिनेंस को क्या नहीं कर सकता, इंपोज नहीं कर सकता, एज वेल एज वो कभी भी उसे डिस्क्रिमिनेट और एक्सक्लूड नहीं कर सकता। इसके कारण ही हमारा जो स्टेट है वो आगे स्टेप्स लेता है, और स्टेप्स लेता है क्या, कि वो अनटचेबिलिटी को बैन कर देता है। अनटचेबिलिटी को इंडिया के अंदर बैन कर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है किसी भी फॉर्म के अंदर अनटचेबिलिटी जो है इंडिया में क्या नहीं किया जा सकती, प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो जो गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट है ना इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि जो गवर्नमेंट है ना वो हमेशा डिस्टेंस रखती है रिलीजियस अफेयर से, नॉन इंटरवेंशन की फॉलो जो स्ट्रेटेजी है वो भी फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अगर एक रिलीजियस ग्रुप के अंदर इनफेंटिसाइड
कि प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, तो क्या ये जो इन्फेंटिसाइड जो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है वो क्या सही है या वो गलत है, और क्या जो गवर्नमेंट है क्या वो उसमें इंटरवीन कर सकती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का तो यही है ना कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। और अब हम कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल ईवल के लिए, इन्फेंटिसाइड के लिए क्या स्टेप्स ले सकती है या नहीं ले सकती है। ओके, अब बात की जाती है कि ये इन्फेंटिसाइड आखिर होता क्या है। देखो क्या लिखा है, इन्फेंट। ओके, इन्फेंट और ये साइड। इन्फेंट मतलब होता है छोटा नवजात शिशु, और बात की जाती है साइड की, सुना होगा सुसाइड। ओके, क्या सुना है हमने, सुसाइड। अब सुसाइड जो है, साइड मतलब किसको डिनोट कर रहा है, सु मतलब सेल्फ को डिनोट करता है, और साइड मतलब आपने अपना जो जीवन है, जो अपना लाइफ है, उसको क्या कर दिया है, एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फेंट की लाइफ को खत्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम इन्फेंटिसाइड कहेंगे। अब बात की जाती है एक रिलीजियस ग्रुप के अंदर इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे नवजात बच्चों को मार दिया जाता था। अब क्या गवर्नमेंट उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रैक्टिस के अंदर क्या इंटरवेन कर सकती है या नहीं, और अगर करती है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्ट है वो क्लियर होने के बाद इसका आंसर जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो गया होगा। देखो आंसर है, द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन। जो गवर्नमेंट है श्योरली इंटरवीन करेगी। क्यों इंटरवेंशन करेगी? क्योंकि इंटरवेंशन करना जरूरी है ताकि एक सोशल ईवल इन्फेंटिसाइड को खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं, सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। कई ऐसे हमारे सामने रिलीजियस ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, जो रिलीजियस ग्रुप्स यह कहते हैं कि यह तो हमारी क्या है, यह तो हमारे रिचुअल्स हैं, यह तो हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हमें फॉलो करनी ही करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि हमारा रिलीजन कहता है, हमारे रिलीजन ने हमें कहा है कि हमें इन्फेंटिसाइड की जो प्रैक्टिस है ना उसे फॉलो करना है। पहली बात तो यह है बच्चों कि कभी भी कोई भी रिलीजन बुरा नहीं हो सकता है। सब रिलीजन यही चाहते हैं कि हम कैसे रहें, हम साथ मिलके रहे। ठीक है, अब बात आती है तो सर है ना, कई बार ऐसे सोशल ईवल्स हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? सोशल ईवल्स सामने आते हैं हमारे ही लोगों के वजह से, क्योंकि हमारे जैसे लोग क्या करते हैं ना, उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है उनको इस तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए एक ईवल लगना हमें शुरू हो जाती है। तो हमें इससे क्या करना होगा, हमें इससे दूर हटना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि कोई भी रिलीजन जो है कभी भी कोई गलत टीचिंग नहीं देने वाला है। इवन हाँ, हम उसकी जो टीचिंग्स है उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर एक रिलीजन कभी यह नहीं चाहेगा कि उसके जो लोग हैं ना आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाकर रहे। अब ऐसे में जब भी हम देख पाएंगे रिलीजन को, तो कोई भी रिलीजन जो होगा ना वो ऐसी गलत प्रैक्टिस को कभी भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। और अगर ऐसी कुछ गलत प्रैक्टिसेस को अगर कोई रिलीजन सपोर्ट करता है तो वो रिलीजन हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन उस रिलीजन के लिए गलत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नीडलेस टू से दैट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज अ क्राइम। बच्चों एक है ना इन्फेंटिसाइड से एक है ना छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। ठीक है ना, बचपन में एक मेरा फ्रेंड था, उसको क्या सीन था ना कि है ना जैसे ही वो पैदा हुआ उसको है ना उसकी मासी जी ने रख लिया। और क्यों रख लिया? क्योंकि ऐसा कोई सीन बता रहे थे वो, मतलब है ना अंधविश्वास, मतलब ये इन चीजों को बहुत फॉलो किया करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि है ना कि हमारे यहाँ पे है ना जो बॉयज होते हैं वो है ना ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाते, इसके कारण उनके जो मदर थे उन्होंने उसको अपनी मासी को, मतलब अपनी बहन को उन्हें सौंप दिया। अब बात होती है कि बच्चा वो उस प्रैक्टिस के अंदर क्या किया गया कि उसकी जो लाइफ है ना उसकी लाइफ को सपोर्ट किया गया, उसकी लाइफ को बचाया गया ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो सरवाइव कर सके। अब बात आती है सर कि यह जो प्रैक्टिस की गई कि है ना कि उसकी मदर ने अपने है ना बहन को उन्हें सौंप दिया, और यह एक उनकी रिचुअल थी। क्यों रिचुअल थी? क्योंकि उनमें ऐसा मानना था कि उनके जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। अब बात आती है फैक्ट्स की, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो देखो बच्चों, वह जो उनकी जो मदर थी, मेरे फ्रेंड की जो मदर थी ना, वो कहाँ रहते थे? वह रहते थे विलेज में। ओके, अब वहां उस विलेज के अंदर है ना पास में ही फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट से कई बार कई सारे एनिमल्स बाहर आ जाया करते थे, इसलिए एक्स वगैरह कई सारी ऐसी बीमारियां, कई सारी ऐसी डिजीजेस थी जो वहां पे क्योर नहीं हो सकती थी। इसके कारण क्या होता था ना, वहां पे यह देखने को मिलता था कि कोई भी है ना जो इन्फेंट होता था, कोई भी जो नवजात बच्चा होता था, उसको कोई ना कोई डिजीज हो जाया करती थी।
और होने के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाता था। लॉजिकल रीजन तो यही था, पर उसको ये क्या बना दिया, उसको एक रिचुअल प्रैक्टिस बना दिया, उसको एक रिलीजन की प्रैक्टिस बना दिया कि हमारा रिलीजन यह कहता है कि अगर सर्वाइव नहीं कर रहा है तो उसे क्या कर दो, तो उसे अपने है ना किसी फ्रेंड को या फिर अपनी जो भी है ना, जो भी सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, उनको आप सौंप दो। तो यह जो प्रैक्टिस है ना, यह एक गलत प्रैक्टिस हो सकती है हमारी नजरों में, पर अगर हम देखते हैं फैक्ट्स के पीछे, तो फैक्ट तो सही था ना कि कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर विलेजर्स ने यह नहीं देखा कि वहां पे डिजीजेस ज्यादा है, इसी के कारण वहां पे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए फैक्ट यही था कि यहाँ पे है ना, हमने जो ये रिचुअल फॉलो करना है ये नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों, जो ये रिचुअल्स होती है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि रिचुअल्स का है ना मीनिंग कुछ और होता है, लोगों ने कुछ और इंटरप्रेट उसका कर लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीडलेस टू से दैट प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज अ क्राइम। अब हमें यह कोई बताने की, कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं मिलती है बच्चों कि यह जो इन्फेंटिसाइड की मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आप किसी नवजात शिशु, किसी इन्फेंट को अगर मार रहे हैं, उसकी किलिंग कर रहे हैं, है ना, तो वो कैसा है, वो एक क्राइम है। वो क्राइम से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों क्राइम है? क्योंकि क्राइम का क्या मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी है ना एक्शंस ले रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति के रिगार्डिंग जो उसके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ द न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज किल्ड। तो इस प्रोसेस के अंदर, इन्फेंटिसाइड के अंदर, जैसा हमने कवर किया है कि हाँ, एक बच्चे को, एक नवजात शिशु को, न्यूली बॉर्न चाइल्ड को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। द लॉ डज नॉट अलाउ एनीवन टू किल अ लाइफ। जो लॉ है वो हमेशा यह चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लाइफ है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ना कि उस लाइफ को खत्म किया जा सके। अब बात आती है कि क्या हमारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी? तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी और इंटरवेंशन करके इस इन्फेंटिसाइड की जो प्रॉब्लम है या फिर इस इन्फेंटिसाइड की जो ये रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, उसे वो बैन कर देगी, उसे वो खत्म कर देगी। यह एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो इंडिया में फॉलो की जा रही है बच्चा, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो इंडिया के अंदर फॉलो की गई थी और टाइम टू टाइम उन्हें क्या किया गया था, बैन भी किया गया था। जैसा कि हम बात कर लेते हैं सती प्रथा की। ठीक है, इंडिया के अंदर है ना सती प्रथा को भी फॉलो किया जाता था। अब सती प्रथा के अंदर क्या होता था ना बच्चों कि है ना बेसिकली, जैसे कि अगर है ना कोई है ना शादी में है ना किसी हस्बैंड का, बेसिकली हस्बैंड की डेथ हो जाती, ओके, हस्बैंड की डेथ होते ही उनकी जो वाइफ होती थी ना, उनको भी उनके साथ ही क्या कर दिया जाता था, उनको भी उनके साथ खत्म कर दिया जाता था। इससे क्या होता था ना कि सोसाइटी के अंदर है ना सती प्रथा का जो चलन है कि लोगों को, मतलब महिलाओं को बेसिकली यह बताना पड़ता था कि हम जो है ना, हमारा जो सतीत्व है, बेसिकली जो हमारी प्योरिटी है, वो क्या है, किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एक लाइफ को, कई सारी जो लाइव्स है ना उसको छीन लिया था। इंडियन सोसाइटी के अंदर सती प्रथा कई सालों से, कई टाइम से फॉलो की जाती रही थी। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें कई सारे लोगों को लगने लगता है, कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं और सोशल रिफॉर्मर्स आके यह कहते हैं कि यह प्रैक्टिस गलत है, इस प्रैक्टिस को बैन कर देना चाहिए। और कहीं हमारे जो है ना उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिशर्स भी इन चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि ये जो इंडियंस है ना वो क्या कर रहे हैं, वो अंधविश्वास के चक्कर में वो लोगों को किल करते जा रहे हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। और इसी के कारण ब्रिटिशर्स जो है वो सोशल रिफॉर्मर्स का साथ देते हैं और सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। इसके साथ और कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो फॉलो की जाती रही है टाइम टू टाइम, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि हमारे सामने ये एक टेबल गिवन है, ओके, इस टेबल के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें गिवन है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमें इस टेबल को क्या करना है, फुलफिल करना है। Why is this important? पहली बात है कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ एग्जाम्पल ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें हम यह बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव का क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को हम वायलेट करते जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इसके आंसर को, क्योंकि बहुत ही है ना क्रिस्प आने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हमें यह बताएंगे कि हाँ, कि यह हमारी सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स में हमने इंपॉर्टेंस को ढूंढा है कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्यों है, एज वेल एज हमने यह भी जाना है कि ऐसा कौन सा वायलेशन है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो हमें यह बताएगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल नहीं होता है, इस ऑब्जेक्टिव का वायलेशन होता है, तो वह हमारी सोसाइटी के लिए किस तरीके से गलत
हो सकता है। तो चलो बात करते हैं पहले हमारे ऑब्जेक्टिव की। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह रखा गया है कि कभी भी कोई भी एक जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है ना, वो क्या नहीं करेगी, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को कभी डोमिनेट नहीं करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारे रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस का और इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस का। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस क्या कहता है कि कभी है ना ए जो डोमिनेंस मतलब ए जो रिलीजन है वो बी रिलीजन के ऊपर अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश नहीं करेगा। क्यों इस्टेब्लिश नहीं करेगा? कि हाँ, हो सकता है कि यह जो ए रिलीजन है या फिर ए कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी वो कभी क्या नहीं करने वाला है, अपनी मेजॉरिटी का यूज जो है एक माइनॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं करने वाला है। क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और एक सेक्युलर कंट्री होने के नाते हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस एज वेल एज इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस दोनों को ही क्या करते हैं, दोनों को ही हम प्रिवेंट करते हैं हमारी सोसाइटी में होने से। तो चलो बात करते हैं कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सबसे पहला यही है ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, ताकि हम हमारी सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी को एस्टैब्लिश कर सके। अब हार्मनी तो देखो बच्चों, है ना, बेसिकली हमने इस चैप्टर को क्यों पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। हम सेक्युलरिज्म को क्यों पढ़ते आए हैं, ताकि हम यह समझ सके कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पीपल। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पीपल। अगर जनता ही नहीं है तो हम है ना बाकी ये लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे। अब यह जो जनता है, यह जो पीपल है ना, उनके लिए भी जरूरी है कि हम उन्हें एक ऐसी सोसाइटी दे जहां पे सभी लोग, सभी मेंबर्स उस सोसाइटी के कैसे हो, सभी मेंबर्स उस सोसाइटी के अंदर इक्वल हो, उन सभी को एक इक्वालिटी की फीलिंग आती रहे। ओके, अब बात की जाती है कि ऐसा करा कैसे जाए। उसको करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लाते हैं सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यह कहता है कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग, भले ही वो किसी भी रिलीजन को फॉलो क्यों ना करते हो, उन सभी लोगों के बीच में हमें क्या देखनी है, इक्वालिटी देखनी है, सेक्युलरिटी देखनी है, और हमें सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमारे नेशन को एक सेक्युलर नेशन बनाना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया जो है एक सेक्युलर नेशन है। हम किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन की स्टैब्लिशमेंट को, मतलब किसी भी रिलीजन को हम अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानते हैं। सभी रिलीजन जो है वो हमारे लिए इक्वल है, सभी मेंबर्स जो है वो हमारे लिए इक्वल है। क्योंकि डेमोक्रेसी हमें यह सिखाती है कि जितने भी मेंबर्स है हमारी सोसाइटी के, जितने भी मेंबर्स है हमारी कंट्री के, उन सभी के पास इक्वल राइट्स है, उन सभी के पास फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स में ही लिखा गया है कि हमें सेक्युलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को लेकर आना है। अब बात करते हैं कि सर कई बार ऐसा भी होता है कि सोसाइटी के अंदर कई सारे सोशल इवल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सोसाइटी इवल्स, ये सोशल इवल करते क्या है ना, कि सोसाइटी के अंदर जो पीस है ना उसे खत्म करने लग जाते हैं। अब ये जो सोशल पीस खत्म होने वाला है, सोसाइटी का जो पीस खत्म होने वाला है, आखिर इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम इस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। एज वेल एज हम यह देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। हमारी सोसाइटी के अंदर कभी कोई मेजॉरिटी या कभी कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे। अब ऐसे में उसके वायलेशन की ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग हिंदू पीपल इन लोकेलिटी इज फॉरबिडन टू ऑफर नमाज। अब ऐसे में एक मुस्लिम फैमिली, एक हिंदू पीपल, मतलब एक हिंदू पीपल्स का ग्रुप था, उनके बीच में वो रहते हैं, उन्हें है ना फॉरबिडन टू ऑफर नमाज, उन्हें फॉरबिडन करा जाता है कि वो ऑफर नहीं कर सकते, या फिर किसके लिए, उसको है ना नमाज के लिए उन्हें फॉरबिडन कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि एक है ना हिंदू ग्रुप है, हिंदू ग्रुप के बीच में एक घर है, किसका, एक घर है वहां पे मुस्लिम फैमिली का, और उस मुस्लिम फैमिली को फॉरबिडन किया गया है कि वो ऑफर नहीं कर सकते नमाज को। अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इज नॉट अलाउड अलोंग द रोड पासिंग थ्रू अ मॉस्क। एक रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा था, उस रिलीजियस प्रोसेशन को अलाउ नहीं किया जाता कि वह एक मॉस्क के सामने से होके निकल जाए। और कहीं ना कहीं यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि जो हमारे बी ग्रुप है, या फिर हम देख रहे हैं जो अदर रिलीजन है, ये जो हिंदू और जो मुस्लिम है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को है ना फोर्सफुली एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। अब ऐसे में बच्चों आप ये कह सकते हैं कि एक है ना सोसाइटी में रहने के बावजूद भी मुस्लिम फैमिली अपनी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पा रही,
और फिर हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में रहने के बावजूद भी एक हिंदू रिलीजियस जो प्रोसेशन है वह एक मॉस्क के सामने से या मॉस्क के पास में से नहीं निकल पा रहा है। अब यह कंडीशन हमें क्यों देखने को मिलती है वह जान लेते हैं। सोसाइटी के अंदर जो सोशल इवल्स होते हैं ना बच्चों, देखो कोई बुरा नहीं होता। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन में कोई बुरा नहीं है, किसी दूसरे के रिलीजन में भी कोई बुरा नहीं है। कुछ जो लोग हैं ना बीच के, वह क्या चाहते हैं, वो बेनिफिट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि जब तक ये लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक इन लोगों के बीच में कुछ है ना ये सब गर्मा गर्मी का माहौल नहीं होगा, तब तक उन्हें बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो वह अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं ना बच्चों, इन सारे सोशल इवल्स को ज्यादा फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। उनका बहुत ज्यादा एक है ना एक मोटो होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा है ना लोगों में स्प्रेड हो सके। अब ऐसे में हम यह देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जब लोग इन चीजों को फॉलो करने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं लोग इन प्रैक्टिसेस को सही समझने लग जाएंगे। फॉलो करना गलत नहीं है, हमें हमारे जो प्रैक्टिस है अगर उन्हें हमने सही समझ लिया तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो सोसाइटी के ऊपर होने वाला है। क्योंकि बच्चों जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जब भी हम एक्सक्लूशन करेंगे किसी भी ग्रुप का, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो हमें यह बात याद रखनी है कि इसका जो इफेक्ट है ना वो पूरी सोसाइटी पे पड़ने वाला है। अगर हमें सोसाइटी को पीसफुली आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें कभी भी सपोर्ट या फॉलो नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा देख लेते हैं। द स्टेट does not enforce any particular religion nor take away the religion freedom of individual। ये कहा जा रहा है कि यह एक ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ये जो ऑब्जेक्टिव है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है। ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि एक जो स्टेट है ना वो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बता सकता है, ना ही उसे वो कोई ऑफिशियल रिलीजन बना सकता है। साथ ही साथ कभी भी किसी भी रिलीजियस फ्रीडम को, किसी भी इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को हम छीन नहीं सकते हैं। स्टेट जो है वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करने वाला है, उसकी प्रोटेक्शन करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि ये एक स्टेट का काम है कि हमारे जो इंडिविजुअल्स है उनके जो रिलीजियस फ्रीडम्स है ना उनको क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ कभी भी कोई रिलीजन जो है उसे इतना मायने या इतनी उसकी डोमिनेंस लोगों के बीच में नहीं बनाई जाए कि उसे है ना बेसिकली एक ऐसा दर्जा दे दिया जाए कि जैसा वो चाहेगा वैसा सोसाइटी के अंदर, वैसा स्टेट के अंदर होने वाला है। अब होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो कई बार कई ऐसे कंट्रीज हमारे सामने आते हैं जहां पे किसी एक स्टेट के अंदर एक रिलीजन को क्या कर दिया गया है, ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया है। ऑफिशियल रिलीजन बनते ही उस रिलीजन के जो लोग होते हैं उनके पास पावर का एक्सेस हो जाता है, फाइनेंस का एक्सेस हो जाता है, साथ ही साथ उनके पास कई सारे रिसोर्सेज का एक्सेस हो जाता है, जिसका जो यूज है, जिसका जो यूटिलाइजेशन है वो लोग करते हैं अदर जो रिलीजन ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनके लिए। और साथ ही साथ वह क्या करने लग जाते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, उनको एक्सक्लूड करने लग जाते हैं। और सोसाइटी के अंदर ये इवल जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के अंदर जो दूरियां हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हमारा स्टेट जो है वो कभी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा, एज वेल एज वो हर एक इंडिविजुअल के रिलीजन की, साथ ही साथ उसकी जो प्रैक्टिसेस है, जो वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, उसकी हमेशा वो रिस्पेक्ट करने वाला है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है। तो आखिर जरूरी क्यों है? इट इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आइडियल्स की हमने बात करी थी, इन आइडियल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखें। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारी सोसाइटी में सभी लोगों को यह बताएगा कि कोई भी रिलीजन जो है वो स्टेट के लिए इतने मायने नहीं रखता है। सारे के सारे जो रिलीजन है वो स्टेट के लिए उतने ही इक्वल है जितने की आपका रिलीजन है। साथ ही साथ आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। और साथ ही साथ जो स्टेट है वो आपके इस रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। तो हमारे आइडल्स जो है वो किसमें से कैसे सेट होते हैं, वह सेट होते हैं हमारे इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ। अब बात की जाती है कि आखिर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को कब क्या किया गया था, वायलेट किया गया था। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। अब आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाबरी मस्जिद जो केस हुआ था उसको जानते भी होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बाबरी मस्जिद केस को नहीं भी जानते होंगे। बेसिक अगर समझना है तो बस इतना सा है, एक मस्जिद थी, ओके, एक बाबरी मस्जिद थी, ठीक है। अब उस बाबरी मस्जिद की है ना जो लोकेशन है, जो साइट है ना, उसको हिंदू ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा सैक्रेड माना। अब हिंदू ग्रुप ने उसे सैक्रेड माना, इसके लिए वह लोग क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो कब्जा उस सैक्रेड साइट के ऊपर बेसिकली एक मॉस्क बन रखा था, एक मस्जिद बन रखी थी जो मुस्लिम
ग्रुप की थी, मुस्लिम रिलीजन की थी। अब ऐसे में जो हिंदू ग्रुप है, हिंदू रिलीजन है, वो कहता है कि यह तो हमारे लिए एक सेक्रेड साइट है और सेक्रेड साइट होने के नाते हमें इस साइट को फिर से अपने अंडर में ले लेना चाहिए। हमारे रिलीजन के लिए इस सेक्रेड साइट को हमें हमें ट्रिब्यूट कर देना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी केस को देखते हुए हिंदू ग्रुप जो होता है वो बाबरी मस्जिद पहुंचता है और बाबरी मस्जिद पहुंच के उस पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद को वो डिमोलिश कर देते हैं। यही था बाबरी मस्जिद केस। इससे ज्यादा जानने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके लिए इतना ही काफी है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए हमने देखा है कि 3 जो बेसिस है उसको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि एक स्टेट अपने रिलीजन से सेपरेट हो सके। पहला तो क्या सीन था कि पहला तो यही है कि एक जो रिलीजन कम्युनिटी है, एक जो रिलीजियस कम्युनिटी ए है वो बी को डोमिनेट ना करे, ए जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो बी को डोमिनेट ना करे। सेकंड कंडीशन देखिए कि स्टेट जो है वो कभी भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा और एज वेल एज कभी भी कोई एक रिलीजन के अंदर जो मेंबर्स है ना वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं करने वाले हैं। इसे समझने के लिए आप अनटचेबिलिटी का एक एग्जांपल जो है वो वहां पे फिर से कोट कर सकते हैं, जहां पे हमने देखा कि हिंदू ग्रुप एक क्या था, हिंदू रिलीजियस ग्रुप था, वो अपने अंदर एक ग्रुप में बट जाता है जिसमें से एक ग्रुप का नाम होता है अपर कास्ट और दूसरे ग्रुप का नाम होता है लोअर कास्ट। अपर कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती है, एक्सक्लूड करती है और उसे अनटचेबिलिटी का नाम दे दिया जाता है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस थी। अब ऐसे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर फॉलो नहीं की जा सकती है और एज वेल एज कोई भी सोसाइटी, कोई भी रिलीजन के जो मेंबर्स है ना वो आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेट करने का वजह क्या हो सकता है, तो देखो क्या होता है ना बच्चा कि हमारे है ना जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनके पास है ना बहुत सारा पावर होता है। ठीक है, पावर क्यों होता है कि उनके पास पैसा होता है। अब पैसा होता है और पावर होता है तो वो क्या करने लग जाता है, जो अपना ही दूसरा मेंबर होता है ना उसे वो है ना बेसिकली एक है ना इंफीरियरिटी का भाव देने लग जाता है। उसे एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी कंडीशन के अंदर, एक ऐसे स्टेट के अंदर, ऐसी पोजीशन में उसको लेके चले जाते हैं जहां पे उसे यह लगने लगता है कि वह जो है वो कम पावरफुल है, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए उसको है ना हम पीछे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सोशल इवल को रोकने के लिए ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करता है और यह जो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव यह कहता है कि कभी भी कोई ग्रुप, कभी भी कोई रिलीजन अपने ही मेंबर्स को आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन सोसाइटी। अभी हमने देखा कि रिलीजन जो है, अभी हमने क्या देखा था, पहले एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट नहीं करे। अब हम देख रहे हैं कि एक ही रिलीजन के मेंबर्स एक दूसरे को डोमिनेट ना करने लग जाए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को ला सके, इक्वालिटी का उन्हें भाव दे सके। दलित्स आर डिस्करेज टू एंटर अ टेंपल। देखो इंडियन सोसाइटी रही है ना उसमें कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हम देख चुके हैं या फिर हम कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस देखते आए हैं आज भी जो फॉलो नहीं की जानी चाहिए। इंडियन सोसाइटी की पता है सबसे बड़ी जो एक गलती रही है ना वो क्या थी कि उसने है ना अपने ही ग्रुप के कुछ मेंबर्स को है ना ऐसा समझ लिया कि नहीं ये हमारे ग्रुप के नहीं है, नहीं ये हमारे ग्रुप के हो सकते हैं पर इनको है ना इतने राइट्स, इतनी ये जो चीजें है ना ये हम प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। इन चीजों के कारण हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ग्रुप हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है जो सोसाइटी के अंदर एक है ना पीस खत्म करने का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उसके साथ एक्सक्लूजन किया गया था और जो बहुत ही ज्यादा गलत था। बात करते हैं दलित की। दलित्स के साथ क्या होता था कि उन्हें ना डिस्करेज किया जाता था, टेंपल ही नहीं बच्चों कई सारे सोशल प्लेसेस के अंदर। ठीक है, वो पब्लिक वेल से पानी नहीं ले सकते थे, ठीक है, वो पब्लिक जो सिनेरियोज होता था वहां पे नहीं जा सकते थे, ठीक है, और भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो इंडियन सोसाइटी के पार्ट होते हुए भी, हिंदूज के पार्ट होते हुए भी उन्हें फॉलो करनी होती थी, क्योंकि हिंदूज जो है वो उन्हें अपने बराबर नहीं समझा करते थे, अपर कास्ट जो है वो उन्हें अपने बराबर नहीं समझा करती थी। इस सोशल ईवल के कारण ही कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटी है वो हमेशा कैसी रही, वो वीक रही। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही वो यही रही कि हमारी सोसाइटी कभी यूनाइट नहीं हो पाई। जब हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो नेशनल मूवमेंट में हम यह देखते हैं कि सारी सोसाइटी एक होनी चाहिए थी। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, आज सोचा कल उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया जाके, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हमने देखा, उनमें भी सारे लोग एक साथ, क्योंकि वहां पे रिलीजन वगैरह का ऐसा कुछ सीन था ही नहीं ज्यादा, तो उन लोगों को था कि हाँ हाँ हमें क्या करना है, इस स्टेट को हटाना है, चले गए, हटा दिया, खत्म कहानी। पर इंडिया के अंदर क्या बात थी ना कि सबसे पहले हमने मूवमेंट स्टार्ट किए, ठीक है,
मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो पता पड़ता है कि हाँ ये एक रिलीजियस ग्रुप पीछे रह गया, इसने साथ नहीं दिया। ठीक है, हमारे जो लोग थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, वो उनको मनाने के लिए गए कि चलो ये काम करो, आप आ जाओ हमारे साथ, फिर चलो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। हमने फिर मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर पता पड़ता है कि अरे ये दूसरा वाला तो रह गया था, अब इसे भी तो लेके जाना है आगे। तो वो बोलते कि लो भैया आप भी आ जाओ। अब हमने जब दोनों को साथ लेके हम आगे बढ़ने लग गए, तो एक वाला जिसको स्टार्टिंग में लिया था वो कहता है कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो वापस घर चला जाऊंगा। तो ऐसे में हमारी जो इंडियन जो मूवमेंट्स थे ना, वो बड़े ही मतलब है ना क्रिटिकल सिनारियोज के अंदर आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि एक ग्रुप अगर हाँ बोलता है तो दूसरा ना बोल देता है, दूसरा ना बोलता है तो एक हाँ बोल देता है। तो इस सिनारियो के अंदर हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स है वो इतने खिंचते गए कि हम देखते हैं कि हमें 1947 के अंदर क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। ये इंडिपेंडेंस हमारे लिए मैटर तो बहुत करती थी, पर उस मैटर्स के साथ साथ हमें देखना पड़ा था पार्टीशन। अब ये जो पार्टीशन था ना, अब ये पार्टीशन बच्चों बहुत मतलब एक है ना हमारी सोसाइटी को पूरा हिला के रख दिया था इस पार्टीशन ने। और कहीं ना कहीं इस पार्टीशन के जो घाव है ना, वो आज भी हमारे दिलों में, आज भी हमारे मनों के अंदर लगे हुए हैं। इन सभी चीजों को हमें है ना हमारी सोसाइटी से, हमारे मनों से दूर कर देना चाहिए। मेरा यही मानना है पर्सनली। जब तक सोसाइटी में पीस नहीं होगा ना, देखो बच्चों सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए पैसा। पैसा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और काम आप जब भी कर पाएंगे जब सोसाइटी के अंदर पीस होगा। ओके, आप काम करने जा रहे हो, पता पड़ता है लॉकडाउन लग गया, आप काम करने निकले घर के बाहर और आपको पता है कि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, आप काम करने जा रहे हो बाहर और आपको पता पड़ता है कि नहीं सोसाइटी के अंदर दंगे वंगे चल रहे हैं, घर चलो वापस से। तो क्या आप काम कर पाओगे? आप काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में इन सभी सोशल इवल्स को हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी इवल्स का जो इम्पैक्ट है ना, घूम फिरा के हमारे ऊपर ही है, किसी और के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ द हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। अब हम देखने वाले हैं एनुअल कैलेंडर में, जिसमें हम देखेंगे कुछ हॉलीडेज को। और हॉलीडेज किसके लिए होंगे? स्कूल्स के लिए होंगे। क्योंकि हॉलीडेज का जो असली आनंद है ना, वो किनके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। देखो बच्चों, एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि हॉलीडेज वगैरह लगता है कि हाँ नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमें काम करना है। वर्क जो है ना बच्चों बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तक आप अपने आप के वर्क के लिए, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, मैटर नहीं करता कि वो पढ़ाई ही है। अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़े कि आपके जैसा कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अगर सपोज करो आप है ना सॉकर खेलते, तो आप ऐसा सॉकर खेले कि आपके जैसा कोई खेल नहीं सकता। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप ऐसा क्रिकेट खेलें कि आपके जैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो जब तक यह जो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी ना कि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, तब तक आप एक चेंज नहीं लेकर आ पाएंगे। तो अगर चेंज लाना है तो हर एक काम को उस तरीके से करो कि आपसे अच्छा वो कोई नहीं कर सकता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हॉलीडेज को, कुछ ऐसे कैलेंडर्स को, जिससे हम देखेंगे हाउ मेनी ऑफ देम pertain टू डिफरेंट रिलीजन्स। हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो हॉलीडेज जो है वो pertain करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को। मतलब हम देखेंगे कि आखिर ये जो हॉलीडेज है ना, वो हॉलीडेज किस तरीके से बताते हैं कि हम किससे क्या बोलते हैं, रिलेट करते हैं। वो रिलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से। ओके, हॉलीडेज इन अ स्कूल कैलेंडर फॉर डिफरेंट रिलीजन। अब बात की जाती है हिंदूज की। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो मेजोरिटी रिलीजन है वो कौन सा है? वो हिंदू है। तो हिंदूज के जो हॉलीडेज होंगे वो भी हमारे नेशन में ज्यादा होंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं होली की साथ ही साथ दशहरा की। अब है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आखिर होली कब आती है, क्योंकि बच्चों यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर कौन से ऐसा टाइम होता है जब हमें होली देखने को मिलती है, दशहरा देखने को मिलता है, दीपावली हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जितने भी फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं, उन फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो होली, दशहरा और दीपावली है। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स के लिए जो हॉलीडेज होते हैं वो होता है ईद उल जुहा, ईद उल फितर और मुहर्रम। तो यह जो तीनों फेस्टिवल्स है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और है ना नेशनल लेवल पे हमें जो स्कूल कैलेंडर हम जब देखते हैं तब हमें उन दिनों में हॉलीडेज भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता है कि ईद उल जुहा, ईद उल फितर क्या होते हैं, मुहर्रम क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बता सकते हैं। क्योंकि है ना बच्चों, जब तक आप कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ नहीं शेयर करोगे ना, तब तक आप एक है ना एक बेसिक एक वो ना मेंढक की कुएं बन के रह जाओगे कि हाँ हम तो कभी बाहर आए ही नहीं, हम तो इन्हें कुछ बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना आप अपने रिलीजन के बारे में, जितनी आप ये प्रैक्टिसेस के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में दूसरों को बताएंगे ना, दूसरों को उतना ही इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा इनके रिलीजन में ऐसा होता है, अच्छा इनके लिए इतना अच्छा चल रहा है कि अच्छा इनमें ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा और सोसाइटी के अंदर हार्मनी बढ़ती जाएगी। फिर हम बात करते हैं 6 की। 6 फॉलो करते हैं लोहड़ी को, गुरु गोविंद सिंह जयंती को, गुरु पर्व को। ये कुछ 6 के
फेस्टिवल्स है जिसके दिन हमें हॉलीडेज देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियंस की बात कर लेते हैं। क्रिसमस, किस किस ने क्रिसमस मनाया है वो हमारे कमेंट सेक्शन में एक लाइक दे सकते हैं, लाइक बता सकते हैं कि हाँ हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। गुड फ्राइडे भी एक ऐसा हॉलीडे होता है जहां पे हम क्रिश्चियंस को उसे डेडिकेट कर देते हैं कि यह जो हॉलीडे है वह आपके रिलीजन के लिए ही हमने बनाया है। तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। अब बात की जा रही है कि हमें है ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स कोट करने हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जो हमें सेम रिलीजन के अंदर सेम व्यूज, डिफरेंट व्यूज में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलो बात करते हैं। डिफरेंट व्यूज आर फॉलोड इवन विद इन दी सेम रिलीजन। अब देखो, इंडियन सोसाइटी को कभी भी समझना हो, इंडिया को समझना हो, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद रखना कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें सिर्फ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भर भर के हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ऐसे में डाइवर्सिटी के साथ आते हैं बच्चों हर किसी का सोशल बैकग्राउंड। ओके, जो बच्चा जिस जहां पे उसकी अपब्रिंगिंग होगी ना वैसा ही उसका नेचर हो जाएगा। जो उसकी नीड होगी, जो उसकी जरूरतें होगी, जैसे जिसके लिए वो काम करेगा ना वैसे ही उसकी क्या होगा ना, एक बेसिकली उसकी अपब्रिंगिंग है वही क्या बताने वाली है कि वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है। अब ऐसे में हर एक व्यक्ति का हर एक पॉइंट को लेके, हर एक चीजों को लेके क्या जो व्यूज होते हैं ना वो अलग होते हैं। जैसा कि मेरा मानना है सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना होगा कि नहीं सोसाइटी में तो दंगे होने चाहिए, मजा आता है, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि जो चल रहा है चल रहे, तो हमें क्या मतलब है। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी के अंदर भी कई सारे ऐसे लोगों का कई सारा व्यूज हो सकता है। तो हमारी सोसाइटी में ये जो डिफरेंट व्यूज है ना, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर होता है। कुछ लोगों को यह चीजें पसंद होती है, कुछ लोगों को चीजें पसंद नहीं होती, और कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि जो हो रहा है वैसा होने दो। क्योंकि एक बेसिक कंडीशन जो है, एक सिचुएशन जो है, उसके 3 स्टेट हो सकते हैं। या तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़े, या आपको बिल्कुल फर्क ना पड़े, या फिर फर्क पड़े, चलो ठीक है, हाँ हो रहा है काम तो होने दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज फॉर सम एग्जाम्पल, only in the Hindu religion we have hundreds of deities worshipped by different groups of people। ठीक है, हमारा बेसिकली हिंदूज जो है वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। पर आपको पता होगा या फिर आपने सुना होगा 34 कोटि देवी देवता हमें इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब 34 कोटीज हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें डाइटीज देखने को मिलते हैं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि अब इतने सारे अगर हमारे पास क्या है, अगर इतने सारे हमारे पास भगवान है, देवी देवता है, तो उनके ऊपर बिलीफ रखने वाले जो लोग होंगे वो भी अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। अब कुछ जो लोग हैं वो किसने सपोर्ट करते हैं, कुछ लेट्स सपोज महादेव, ठीक है, कुछ अब महादेव के दूसरे रूप महाकाल, कुछ लोग होते हैं कि नहीं और दूसरे रूप बजरंगबली, कुछ होते हैं जो विष्णु जी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो बिलीफ है वो किनको लेके है, वो राम जी को लेके है। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का जो बिलीफ है वो अलग अलग गॉड्स के ऊपर है। क्योंकि ऐसा हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में एक ही रिलीजन भले ही क्यों ना हो, पर उनके जो बिलीव्स हैं वो अलग हो सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, उनकी सोसाइटी अलग हो सकती है। हम आगे देखते हैं। सिमिलरली इन दी मुस्लिम कम्युनिटी देयर आर शियाज एंड दी सुन्नीस। अब देखो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी क्या होते हैं, शियाज होते हैं, सुन्नीस होते हैं। ज्यादा इसके डेप्थ में जाना नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिन्हें हम शियाज और सुन्नीस के नाम से जानते हैं। उनके जो बिलीव्स होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से। ओके, ज्यादा ब्रीफ में हमें जाना नहीं है। इन जैन्स देयर आर क्या है, श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स। जो जैन्स होते हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर को फॉलो करते हैं। श्वेतांबर और जो दिगंबर है वह दोनों ही सेक्ट आपस में बहुत अलग है, उनकी प्रैक्टिसेस भी बहुत अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तभी तो हमने श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग बनाया है। इन बुद्ध धर्मा देयर आर हिनायान्स एंड दी महायानास। ठीक है, हमारा जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर भी हमें हिनायास भी देखने को मिलते हैं और महायान्स भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें कई सारे ऐसे रिलीजन कम्युनिटी देखने को मिल जाती है जिनके द्वारा जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है वो प्रैक्टिसेस हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें बताने वाला है द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। जो इंडियन स्टेट्स है ना, बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन, ओके, एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन। हमारा जो इंडियन स्टेट है ना उसे जरूरत लगती है कि मुझे इंटरवेंशन करना चाहिए तो वो इंटरवेंशन कर भी देता है, पर साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि अगर हमारे स्टेट को लगता है कि उसे इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए इन मामलों से, तो वो दूर
हो जाता है। द आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, यह जो आइडिया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि एक जगह तो हमारा स्टेट इंटरवेंशन कर रहा है और दूसरी जगह हमारा स्टेट कह रहा है कि मुझे तो इंटरवेंशन करना ही नहीं है। This idea can be quite confusing. Discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those that you might have come up with. अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को हमें कोट करना है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिले हैं, या आप अपने नेबरहुड के अंदर या अपनी अपनी लाइफ के अंदर आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे हम यह देखते हैं कि इंडियन स्टेट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे इंटरवीन करने लग जाता है और कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जहां पे वो इंटरवीन नहीं भी करता है। सबसे पहला चैप्टर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप है ना बेसिक इसका एक आधार समझ जाओ, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक सिख यूथ का एग्जांपल देखा था। सिख यूथ के एग्जांपल में हमने देखा था कि जो सिख्स होते हैं उन्हें पगड़ी वियर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर उन्हें पगड़ी वियर करनी है तो वो पगड़ी वियर कर सकते हैं। उन्हें हेलमेट वियर करने की कोई जरूरत नहीं है टू व्हीलर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि यह जो मैटर है ना वो उनका एक सेंट्रल है। जो सिख्स है ना उनके लिए जो पगड़ी है वो एक सेंट्रल है, और ऐसे के अंदर उनके को एक रिलीजन के लिए जो सेंट्रल है ना उसे हम रोक नहीं सकते हैं, और ऐसे में हमें इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए। अगर उन्हें पगड़ी पहनना है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें टू व्हीलर चलाते वक्त पगड़ी पहनना है तो पगड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पगड़ी का वही काम है जो हेलमेट का है। तो काम तो निकल रहा है और काम निकलना ही तो चाहिए। हेलमेट जो है बेसिकली हेलमेट इसलिए नहीं है कि आपका फाइन ना लगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, देखो आप कुछ है ना रोड पे जाते हुए देखना, कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, घर से एकदम है ना अपने हैर्स के अंदर है ना पूरा यूज उनको साइड करके जाते हैं, उनके ऊपर जेल वगैरह लगा के जाते हैं, और ठीक है एकदम रोड के ऊपर पूरा तैयार होके दिखते हैं। फिर सामने से उनको एक दिखता है कि हाँ भाई पुलिस वाला दिख रहा है, हवलदार साहब दिख रहे हैं, हाथों हाथ वो क्या करते हैं ना हेलमेट लगा लेते हैं कि हाँ हम यहाँ से तो निकल जाएंगे बिना फाइन दिए। अब बात आती है थोड़ा आगे जाएंगे, आगे जाते ही वो हेलमेट को उतार देंगे। अब उनसे अगर कारण पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो एक ही कारण देंगे, हमारे जो बाल है ना वो बड़े ही है ना नाजुक है, इनको हमें सेट करके रखना होगा, और अगर हम इन्हें सेट नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन निर्भर करता है हमारे बालों पे ना कि हेलमेट के ऊपर। हेलमेट भले ही हम ना लगाए पर हमें हमारे बाल सेट करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो चीजें है ना वो हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में पता है सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप बैठ जाओ कहीं पे भी और बस बैठे बैठे वहां पे लोगों को देखने लग जाओ, ठीक है। आपको लोग अलग ही मतलब एक आप देखने बैठोगे ना तो आज कुछ अलग लोग देखने को मिलेंगे, कल कुछ अलग लोग देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे नेचर आपको देखने को मिलेंगे ना जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हो गए। कभी रोड के ऊपर जाना, ठीक है, आराम से आधा एक घंटा किसी पार्क में या किसी रोड के ना साइड में बैठ के देखना, लोगों को वहां मेजर करना। वहां पे जो लोग है ना वो क्या करते रहेंगे, मतलब अलग ही चीजें, भाई उनका अलग ही जीवन में चल रहा है सिस्टम, ठीक है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये सब चीजें क्यों नहीं है, कि भाई जो उनका चल रहा है उनको चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे लाइफ में हमें ये चीजें नहीं लानी है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज। इंडिया जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज का लैंड है। ओके, क्यों आइडियाज है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी, हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन है कि हमारे पास आइडियाज तो अपने आप आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा काम नहीं हो रहा, ओके, तो हम कहीं ना कहीं से एक है ना क्या है JUGAAD क्या लगा लेते, जुगाड़ लगा लेते, ठीक है। पानी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से है ना पास में जाएंगे और कहीं और से पानी का अपन सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। चप्पल्स खराब हो गए तो शूज पहन लेंगे। शूज अगर ऐसा है कि अगर शूज में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो शूज को हम है ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको वापस से है ना ठीक करा के रिपेयर करा के फिर पहन लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर जो ये जुगाड़ है ना ये चलता ही रहता है। हमारा जो आइडियाज है वो इतने सारे है ना कि इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता आइडियाज के अंदर। और आइडियाज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जुगाड़ से स्टार्ट होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हें एक है ना स्टोरी बताऊंगा। ओके, इंडिया इज द लैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली वांट्स। अब ऐसे में इंडिया जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज का लैंड है, तो ऐसे में हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इंडिया चाहता क्या है, ठीक है, करना क्या चाहते हो भाई। कि एक बंदा कहता है कि हाँ हमें है ना सीधा सीधा रास्ते से जाना है, हमें पहुंचना है जम्मू कश्मीर। दूसरा बंदा बोल देता है कि नहीं जम्मू कश्मीर क्यों जाएंगे, हम तो कन्याकुमारी जाएंगे। अब दूसरा तीसरा बंदा आता है वो बोलता है नहीं हम राजस्थान के डेजर्ट में होके आएंगे। चौथा बंदा आगे बोल देता है कि नहीं हमें कहाँ घूमने जाना है, हमें तो असम साइड में घूमने जाना है। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया से जाए तो जाए कहाँ, और जाते कहीं नहीं वहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। अब बात करते ऐसे आपने अपनी फैमिली ट्रिप्स के अंदर देखा होगा, आपको जम्मू कश्मीर घुमा देंगे बैठे बैठे, आपको वहां पे साउथ में घुमा देंगे, आपको डेजर्ट्स में घुमा देंगे, आपको असम में घुमा देंगे। ओके,
तो अब आप घूम के आगे कैसे, घर बैठे बैठे। तो वही है जो सर्विस है, सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है। देयर आर मेनी आइडल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रैक्टिसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे आइडल्स फॉलो किए जाते हैं। अब ये जो आइडल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जब इनकी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है, तो लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हमें देखने को उसमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इन मेनी केसेस वी सी लॉज एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे। कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जिनका जो एक्सप्लेनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग होता है। बट पीपल इंटरप्ट इट डिफरेंटली, पर जो लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग ही तरीके से उनसे इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब इंटरप्रेट कर लेते हैं कैसे, जैसे कि देखो ये एक पेन है, ठीक है, अब ये एक पेन है, इसका क्या यूज हो सकता है, सपोज करो मेरा मानना है कि मेरे लिए इस पेन का जो यूज है ना, वो सिर्फ एक लिखने तक में खत्म हो जाता है। ओके, अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है कि नहीं, इस पेन के साथ थोड़ा खेल भी खेलना है, खेला खेलना है। अब खेला खेलने मतलब इसको ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ठीक है, और कुछ हो रहा हो तो ऐसे ऐसे भी करने लग जाते हैं। मतलब हम एक ही पेन के कितने सारे यूज देख लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सेम उसी तरीके से है ना, हम क्या देखते हैं कि हम है ना हर एक लोग को अपने ही तरीके से अपने लिए इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। जैसे हमने पेन का देखा, एक ही पेन था पर यूज कई सारे थे, ठीक उसी तरीके से हम कई सारे लॉज को अपने लिए अपनी ही भाषा में इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। लॉ इटसेल्फ इन सब केसेस एक्ट्स डिफरेंटली, और इसी कारण से ही कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जब वो एक्ट करते हैं, जब वो है ना एक बेसिकली एक्शन में आते हैं ना, तो वो हमें डिफरेंट ही देखने को मिलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेक्युलर स्टेट law has nothing to say in any of the practice of the religious but when the dominance of, अब देखो कई सारे ऐसे रिलीजन होते हैं, जैसे कि हमने हमारे रिलीजन में अनटचेबिलिटी देख ली है, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे सोशल इवल्स होते हैं जो दूसरे रिलीजन में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो दूसरी चीजें हमें देखने को मिल रही है, उन सभी के बावजूद भी एक जो सेक्युलर स्टेट मतलब जो इंडिया है, वो क्या नहीं कर सकता, वो कभी भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से लोगों को रोक नहीं सकता। लोगों को जो करना है वो कर सकते हैं अपने रिलीजन के अंदर, मतलब जो प्रैक्टिस उन्हें फॉलो करनी है वो फॉलो कर सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि कहीं यह जो प्रैक्टिस है वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम का कारण ना बन जाए। देखो बेसिक है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इनका मोटिव एक ही है, आपको एंजॉय करना है। जैसे कि हम है ये पर्सन, ठीक है, हमें एंजॉय करना है, हम एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एकदम बिंदास होकर आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये कहा है। पर आपकी ये जो एंजॉयमेंट है किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी करने का कारण नहीं बननी चाहिए। मतलब हाँ, अपने प्रीमाइसेस में आप अपने एक्टिविटीज के थ्रू आप अपने आपका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, पर किसी व्यक्ति को आपकी जो चीजें हैं, आपके जो वर्ड्स है, आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो हर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसे हर्ट करती है तो इसका मतलब यही है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की जो एक फ्रीडम है ना, उसकी जो लाइफ है उसको आप क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, और ऐसे में ये गलत है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो हम आपके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हैं। बट व्हेन द डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट इन रिलीजन वाज ब्रॉट टू क्वेश्चन द लॉ टुक फेवर ऑफ द लोअर कास्ट। ठीक है, अब हुआ क्या सीन है कि भाई जो सेक्युलर लॉ था, अभी तक हमने डिस्कशन कर ही लिया है इस चीज का, अनटचेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट का। एक बार वापस से देख लेते हैं कि सेक्युलर स्टेट जो है वो है ना कुछ भी नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर। पर जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो उसमें तो स्टेट ने इंटरवीन किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि नहीं सर, ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है, पर ये हमारे इस इंडिया के अंदर फॉलो होने वाली नहीं है, हम इसे बैन करने वाले हैं। इन्फेंटिसाइड हमने देखा, इन्फेंटिसाइड में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इंटरवेंशन कर सकती है। सती प्रथा हमने डिस्कस कर ली थी। ऐसी प्रथाएं जो सोशल ईवल है, जो लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उन सभी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, उन सभी को रोकना चाहिए। और उसके लिए स्टेट हमारे साथ है। स्टेट का भी यही मानना है, जो कर रहे हो वो कर लो, पर अगर आप गलत कर रहे हो, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है, तो आप ये नहीं करने वाले हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट क्रिएट्स कंफ्यूजन। और यह जो स्टेट का जो इंटरफेरेंस है, क्योंकि एक साइड से जो स्टेट है वो कह रहा है कि हमें रिलीजियस मैटर्स से कोई मतलब ही नहीं है, और दूसरी साइड जब अनटचेबिलिटी या कुछ ऐसे सोशल ईवल आते हैं तो हमारे स्टेट आगे आ जाता है। तो यह क्या करता है, एक कंफ्यूजन हमारे सामने क्रिएट कर देता है। बच्चों, कंफ्यूजन से ज्यादा मैं कहता हूं कि ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो सोसाइटी है उसके अंदर इक्वालिटी जो है, उसने यह कह दिया पेपरों के अंदर, उसने यह कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल बना दिया कि सबको इक्वालिटी है। अरे भैया, पहले उसको इंपोज भी तो करना पड़ेगा, उसे आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऐसे एक्शन को लेना पड़ेगा ताकि आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। अब वो एक स्टोरी की बात हो रही थी, ठीक है ना, अभी मेरे वापस क्लिक होती है स्टोरी, ठीक है। जुगाड़ में थी
ठीक है। अब क्या होता है कि है ना कई साल बाद है ना एक ब्रिटिशर जो है वो इंडिया में वापस आता है, ओके, घूमने के लिए, एकदम यूं ट्रैवल वेवल करने के लिए कि हाँ चलो इंडिया घूम के आते हैं। अब वो पहुंचता है इंडिया में, इंडिया में पहुंच के वो देखता है कि इंडिया के अंदर है ना डेजर्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी नई नई चीजें, ऐसे कई सारी है ना फूड्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, फूड्स में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। अब ऐसे वो एक है ना मिठाई की दुकान के सामने पहुंचता है, ओके, वहां पे वो देखता है कि यार एक ये जो समोसा है कि उसको मिलता है समोसा, ठीक है। अब वो सोचता है कि यार समोसे तक तो ठीक था, पर इस समोसे में आलू कैसे भर दिए इन लोगों ने, क्योंकि ये तो पूरा पैक है, ओके, पूरा वो कवर हो रखा है, उसके बावजूद इसमें आलू कैसे है। अब फिर वो चाहता है, वो बड़ा ही मतलब है ना टेंशन में आ जाता है, रिसर्च करता है कि आखिर इसमें आलू गए तो गए कैसे। फिर वो पहुंचता है कहाँ पे, वो पहुंच जाता है अपने इंग्लैंड वापस। इंग्लैंड पहुंच के वो अपना जो सीनियर होता है उसके पास जाता है, वो बोलता है सर मैं एक अलग ही चीज लेके आऊं इंडिया से, कि इंडिया वाले तो बड़े ही जुगाड़ू टाइप के आदमी, बड़े ही क्रिएटिव लोग हैं। वह लोग क्या करते हैं कि एक है ना मतलब खाने की चीजों के अंदर भी चीजें डाल देते हैं और अपन को पता भी नहीं पड़ता कि वो डला कहाँ से, क्योंकि उसमें कोई होल भी नहीं होता। अब बात आती है उस सीनियर अफसर की। अब वो सीनियर जो ऑफिसर होता है, अब वो क्या बोलता है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो, ये इंडियन से ये कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई साल पहले वो भी इंडिया आया था और इंडिया आने के बाद वो एक है ना हमारे यहाँ पे होती कचौरी, अब वो कचौरी लेके गया था। वो वहां पे क्यों लेके गया था? क्योंकि उसको रिसर्च करनी थी कि आखिर इस कचौरी के अंदर जो ये चीजें है वो कैसे डाली गई है। तो ये जो चीजें है ना ये हमारे इंडिया के अंदर ही अप्लाई हो सकती है, क्योंकि जो जुगाड़ूपंथी है ना, जुगाड़ूपंथी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही हमें देखने को मिलती है। इतने जुगाड़ू जो लोग हैं ना वो वर्ल्ड के किसी भी लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और आप जब बात करते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे, तो हम ये देखते हैं कि कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनके सीईओ कौन है, जिनके सीईओ जो है वो कौन है, हमारे इंडियंस है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियंस की ये जुगाड़ वाली जो आदतें है ना वो हर जगह कहीं ना कहीं इनकी हेल्प ही करती है, कहीं बुरा नहीं है। जुगाड़ कर सकते हो आप, एक काम करने का दूसरा तरीका निकाल सकते हो तो बहुत बेटर है, कोई गलत वाली बात इसमें नहीं है। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो पीस है ना वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मतलब सोसाइटी के अंदर आज पीस है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोसाइटी के अंदर कल भी पीस रहने वाला है। आपको पीस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको पीस को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पीस को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ही आप है ना सोसाइटी को एक है ना इक्वालिटी की फीलिंग नहीं दे पाएंगे। और इस पीस को मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। एक स्टेट को काम करना होगा, और स्टेट को काम करने से ज्यादा जरूरी है कि आपका काम करना। जब तक एक इंडिविजुअल आके आगे काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को क्या है, अगर इंडिविजुअल को कुछ कहते हैं आप, इंडिविजुअल कहता है कि हमें क्या करना है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। अब ऐसे में ये जो हमारा पीस है ना वो कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर पीस को आगे आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक इंडिविजुअल आगे आ पाए, और एज वेल एज इंडिविजुअल के साथ साथ कौन आगे आ जाए, एज वेल एज इंडिविजुअल के साथ स्टेट आगे खड़ा हो जाए। और जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक हम पीस को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट। जो हमारा पीस है, पीस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एज वेल एज हमारा है ना इग्नोर है जो बेसिकली जो डिफरेंसेस है, ओवरलुक है, यह सारी जो चीजें हैं कॉमन इंटरेस्ट को लेके ये कब तक दूर नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें कब तक मेंटेन नहीं हो पाएगी, जब तक हम है ना उसके लिए काम नहीं करेंगे। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक द अबव सेंटेंस आर ट्राइंग टू कन्वे। अब आप यह देखेंगे कि यह जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का प्यारा सा छोटा सा मतलब आप एक ना बेसिकली आप अपनी समरी में बता दो कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। अगर किसी को ये समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकता है कि हाँ मेरा क्या मानना है इस सेंटेंस को लेके। हाउ डज इट रिलेट टू द नीड फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस। अब हमारा रिलीजियस टॉलरेंस, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो रिलीजियस टॉलरेंस एक वर्ड आया है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की, आखिर वो होता क्या है। रिलीजियस टॉलरेंस जिसको हम आरटी से डिनोट कर सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस जब हमारे रिलीजन, एक ना कई सारे रिलीजन एक ही सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं, जब उनमें डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है ना बच्चा, तब यह देखने को मिलता है कि एक जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसे वो क्या करता है, उसे वो टॉलरेट करता है। कि उसका कहना है कि हाँ अगर हम होली मना रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो गुड फ्राइडे भी मना सकता है, क्रिसमस भी मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पूरे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसी पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारे रिलीजन के अंदर जो प्रैक्टिस, मतलब ए रिलीजन जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है उसको बी रिलीजन क्या करेगा, उसे टॉलरेट करेगा। वो कहेगा कि हाँ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है आप करिए,
जब हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होगी उसे हम फॉलो करेंगे, उसमें आप कुछ मत कहना। बस ये जो चीज होती है उसे हम रिलीजियस टॉलरेंस का नाम दे देते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस जो है आज की हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही बड़ी जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस को खोती जा रही है, और रिलीजियस टॉलरेंस जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं आएगी तब तक हम पीस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो पीस बनाए रखने की जो प्रोसेस है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज द नीड ऑफ टुडे। हमारे आज की जरूरत है क्या? पीस। और आज की जरूरत है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रिलीजियस टॉलरेंस को आगे लाना होगा। पीस रिस्पेक्ट आवर कॉमन इंटरेस्ट। जो पीस है वो कब हो सकता है? जब हम हमारे लोगों के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है ना, हम उनकी क्या करेंगे? जब हम उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो हमें यह पता पड़ेगा कि हाँ, उनके रिलीजन के जो फेस्टिवल्स है उनके अंदर क्या अलग है, हमारे रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस है उनमें हमारे क्या अलग है। देखो, एंजॉयमेंट हम हर जगह से लेना चाहिए। देखो, आप किसी पर्टिकुलर ए रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आपको बी रिलीजन के भी जो फेस्टिवल्स है उनको है ना सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके अंदर खुश होना चाहिए, उनकी जो चीजें हैं उनकी प्रैक्टिसेस को आपको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता आ रहा है, कब से होता आ रहा है। ये सारी चीजें जानोगे ना बच्चों तो बहुत ही इंजॉय फील होता है कि हाँ यार, ये तो अलग ही चीज है, अलग ही फन फैक्ट हमें समझने को मिल गया है। फिर हम आगे देखते हैं, रिमूव्स और मिनिमाइज आवर डिफरेंसेस। जब हम लोगों की एक पीस को, जब हम लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को, जब हम उनके रिलीजन की प्रैक्टिस को टॉलरेट करने लग जाते हैं कि हाँ आप करिए, आपके रिलीजन की प्रैक्टिस को फॉलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी जाके हम हमारे जो बीच के डिफरेंसेस है ना उनको मिनिमाइज कर पाते हैं, हम हमारी सोसाइटी के अंदर पीस को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो उसके लिए जरूरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम हमारी पीस को क्या करें? पीस को प्रायोरिटी दे। पीस हेल्प्स अस टू लिव टुगेदर इन अ हार्मोनी। एक जो सोसाइटी में पीस है ना, पीस हमें यह कहता है कि हमें क्या करना है? सोसाइटी के अंदर विद हार्मोनी रहना है, हमें एक साथ रहना है, टुगेदरनेस के साथ रहना है। कोई रिलीजन गलत नहीं होता, कोई रिलीजन ज्यादा अच्छा नहीं होता, सब रिलीजन इक्वल होते हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो हमारे रिलीजन में गलत है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो दूसरे रिलीजन में गलत है। बस इनको समझ के, इस कॉन्सेप्ट को समझ के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए कि कोई भी रिलीजन गलत नहीं है, हमें हर एक रिलीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हम हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन अगर हमारे लिए मैटर करता है तो उनका रिलीजन उनके लिए मैटर करता है। और जब आप दोनों एक दूसरे के लिए मैटर करने लग जाओगे तभी आप अपनी सोसाइटी के अंदर पीस को एस्टैब्लिश कर पाओगे। तो बच्चों, आज के इस डिस्कशन में बड़ा ही मजा आया होगा, बड़ा ही एंजॉयमेंट रहा है। कई सारी स्टोरीज को हमने डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ हमने कई सारी नई चीजें जान ली है। देखो, पढ़ाई ठीक है, स्टडीज जो है वो तो हमारी नीड है, वो तो हमारी जरूरत है, पर उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।